ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आईडी क्या होता है। आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और आईडी के तौर पे हमने चूज़ किया था अपने वीएस कोड को। उसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किया था, और उसमें देखा था कुछ एक्सटेंशंस थी, जिसमें लाइव सर्वर की एक्सटेंशन थी, लाइव प्रीव्यू की एक्सटेंशन थी, ऑटो रीनेम टैग के नाम से एक्सटेंशन थी, और कौन सी एक्सटेंशन थी जी? पीटीआर प्रीटियर की पीटीआर एक्सटेंशन थी, एग्जैक्टली। ये 4 एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की थी। हमने देखा था कि हमारे पास ऑटो रीनेम टैग का क्या काम था, कि अगर एक टैग का स्पेलिंग हम चेंज करते हैं, लाइक H1 की हेडिंग को मैं H2 में करना चाह रही हूँ, तो मुझे अगर स्टार्टिंग टैग में H2 लिखूंगी तो एंडिंग टैग ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाएगा। ये ऑटो रीनेम टैग की एक्सटेंशन थी। लाइव सर्वर की एक्सटेंशन से यहाँ पे आपके पास लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाता है, और हमने देखा था कि अगर हम लाइव सर्वर की एक्सटेंशन नहीं करते तो हम वहाँ पे अपने फोल्डर में जाके वहाँ पे जो गूगल का आइकन आ रहा होता है उस पर भी क्लिक करके काम कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली हम यहाँ पे क्योंकि काम वीएस कोड भी कर रहे होते हैं, यहाँ पे लाइव करके गो लाइव देख सकते हैं। अभी हमने वो देखा नहीं था कि लाइव जो सर्वर की एक्सटेंशन होगी है, लाइव प्रीव्यू का क्या रोल है और प्रीटियर का क्या रोल है। प्रीटियर बेसिकली आपके कोड को प्रिटी करेगा एज पर नेम। उसके नाम से पता चल रहा है कि आपके कोड को थोड़ा सा इन्हेंस करके प्रिटी बना देगा। जस्ट वो टैग, अगर आपने एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ करना होगा तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबिलिटी उसकी चेंज कर देगा। अभी आज की क्लास में हम लाइव प्रीव्यू के एक्सटेंशन देखेंगे। उसके बाद हम ये काम कर रहे थे कि हमने अपनी देखा था हेडिंग्स क्या थी। वी हैव 6 हेडिंग्स, H1 to H6। H1 इज़ द ग्रेटेस्ट हेडिंग वाइल H6 इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने माइक म्यूट रखिए ताकि रिकॉर्डिंग में सुनो आप लोगों को। मैं जब आपका नेम कॉल करूँगी तो आप लोगों ने फिर जो है ना अपने माइक अनम्यूट करने हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ लेक्चर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था वी हैव पैराग्राफ टैग, जिसमें हम जस्ट एक पी का टैग होता है। P1 से P6 तक पैराग्राफ के टैग नहीं होते, तो एक पी का टैग होता है, उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं और पैराग्राफ के फॉर्म में हमारा काम जो है वो ईजी हो जाता है। एक ब्लॉग वेबसाइट को हम विजिट कर रहे थे लास्ट क्लास में, कि उससे थ्रू हमें आइडिया हो जाए किस तरह का काम हमने लेकर चलना है और क्या काम हमने करना है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कुछ हेडिंग्स होती हैं, जैसे इस वेबसाइट को देखें तो ये कुछ हेडिंग ऐड की हुई है। इसमें थोड़ी सी बोल्ड है, थोड़ा सा डार्क इसका कलर है, थोड़ी सी बोल्ड है, और यहाँ पे जो ये काम किया हुआ है पैराग्राफ की फॉर्म में किया हुआ है। अब इस तरह का एक जो बटन बना हुआ है, आप अपनी HTML में रहते हुए एक बटन भी बना सकते हैं किस टैग की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बटन टैग। तो जस्ट यहाँ पे अपने बटन के स्पेलिंग ठीक रखने हैं, BUTTON बटन, और यहाँ पे आपने जो भी अपने बटन का नाम रखना है वो रख सकते हैं। वाइल अभी जस्ट बटन का एक स्टार्टिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग आपका बन गया। इसको लाइव करके देखते हैं कि क्या हमारे पास बटन विजिबल है कि नहीं। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हमारे पास जो है जी पेयर टैग्स होते हैं और सिंगल टैग्स होते हैं। ऐसे टैग जिनका क्लोजिंग टैग होता सिंगल टैग होता है है। वो हमारे पास पेयर टैग होते हैं। ऐसे टैग जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता दे आर नोन एज पेयर, सॉरी सिंगल टैग जिनका पेयर टैग होता है वो क्लोजिंग टैग वाले टैग्स होते हैं। सही है। और उसके बाद हमने ये चीज़ देखा था कि मेटा डाटा क्या होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था मेटा टैग्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, SEO के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक और चीज़ हमने देखी थी लास्ट क्लास में एट्रीब्यूट्स के नाम से, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टैग्स, एग्जैक्टली। और मैं आप लोगों ने जब भी आपका लेक्चर हो प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके आना है। आज तो मैंने करवा दी क्योंकि आज आपकी सेकंड क्लास थी, लेकिन रोज़ रोज़ मैं ऐसे लेक्चर रिवाइज नहीं कराऊंगी, मैं आप लोगों से पूछूंगी। आप लोगों की भी रिवीजन होनी चाहिए। वाइल टाइटल के टैग से हमने अपना टाइटल चेंज किया। यहाँ पे देखें जी, एक छोटा सा बटन तो अपेयर हो गया है, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं इसको। छोटा सा एक स्मॉल सा बटन अपेयर हो गया हमारी स्क्रीन से विद द हेल्प ऑफ बटन टैग। लेकिन जैसे इस वेबसाइट पे जाएं और इसके अंदर स्टार्ट ब्लॉगिंग का टेक्स्ट लिखा आ रहा है, हमारे इस बटन में स्टार्ट ब्लॉगिंग या कोई भी टेक्स्ट लिखा नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो अपने स्टार्टिंग टैग के बाद यहाँ पे लिखते हैं। हम स्टार्ट ब्लॉगिंग की बजाय लिख रहे हैं स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। ये हमारा एक टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे ऑटो सेव किया हुआ हमने तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इस तरह का आपका बटन अपीयर हो गया। अब दोबारा से वही चीज़, ये जो आपके ये एजेस बने आ रहे हैं, ब्लैक कलर हुआ है, ये सारे का सारा काम हम CSS में करेंगे। अभी हमारा कंसर्न है कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग किस तरह हो रही है, वो हमने देख लिया कि बटन का स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। आप लोग बटन बना सकते हैं, आप हेडिंग बना सकते हैं और पैराग्राफ बना सकते हैं। तो इसी को यूज़ करते हुए हम थोड़ा सा काम कर लीजिए, कॉन्टेंट बना लें H1 की हेडिंग, और इसमें हम क्या लिख रहे हैं। आप लोगों के कोई हॉबी हो, हॉबीज़ के बारे में, गेम्स के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है जी। गेम्स हैं नंबर 1 पे, और उसमें मैं पैराग्राफ में लिख रही हूँ जी पहली गेम क्या आपको पसंद है। आपका नाम क्या है बच्चे? योर नेम इज़ मास मुजम्मिल। मुजम्मिल लाइक्स क्रिकेट, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास पहला डेटा हमने ऐड कर ली, क्रिकेट जी। आपका नाम क्या है? मास। H2 की अब हेडिंग लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं H2 लिख रही हूँ, तो VS कोड ऑटोमेटिकली H2 को सजेस्ट कर देगा, इसलिए मैंने VS कोड को चूज़ किया है। हाँ, अगर आपका VS कोड नहीं काम कर रहा, आप लोगों की विंडोज़ का कोई इशू आ रहा है, या आप लोग किसी और एडिटर को चूज़ कर रहे हैं, कोई और एडिटर क्या हो सकता है हमारे पास, इंटेलिजेंट आइडिया हो सकता है, सबलाइम टेक्स्ट हो सकता है, कोड स्पैन हो सकता है, इस तरह के मल्टीपल एडिटर्स हैं। आप लोग को अगर उस पर वर्किंग की हुई है तो आप लोग उस पर भी कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर आई प्रेफरेबली चूज़ VS कोड, ठीक है।
वो क्यों हमने डिस्कस कर लिया था, इसकी जो सपोर्ट है आपकी वो बहुत हैवी है एज़ कम्पेयर टू अदर एडिटर्स। कोई भी लैंग्वेज आप इजीली इस पर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को अगर VS कोड नहीं करे, स्पेस नहीं आप लोगों के लैपटॉप्स में इतनी, तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो कोई ऑनलाइन एडिटर की हेल्प से। सही है जी। अब यहाँ पे इतना काम किया आपने। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपकी हॉबी के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है जी, हॉबी लिख लिया जी। माज आपकी हॉबी क्या है? माज लाइक्स बुक रीडिंग। बस कंटेंट पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, हम लिख रहे हैं। मैं आप लोगों को वो चीज़ रिवाइज करा रही हूँ कि हेडिंग्स किस तरह वर्क करती हैं और पैराग्राफ किस तरह। पहली H1 की ग्रेटेस्ट हेडिंग, उसके बाद उसका कंटेंट, फिर H2 की हेडिंग, उसका कंटेंट, H3 की हेडिंग। जी आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा जी। मुस्तफ़ा आपका हॉबी ऐड करनी है आपने भी जी। क्या हॉबी आपकी? स्विमिंग। मुस्तफ़ा लाइक्स स्विमिंग जी। अब बाकी 3 रह गई हैं, हम अपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से पूछ लेते हैं किसी का नेम और वो। जी बच्चे, कौन बताएगा? Ma'am, I like to visit hill areas. विच एरियाज? Hilly areas. Hill areas. हिली एरियाज। Like ओके Murray. ओके ओके। हमारे पास H3 के बाद कौन सी हेडिंग आती है? H6 की? H4 की हेडिंग आती है और इसमें हम इनकी भी हॉबी। H4. गुड। हॉबी लिख रहे हैं शारिक की, पी का टैग ऐड कर रहे हैं और इनमें इनकी हॉबी लिख रहे हैं शारिक लाइक्स टू विजिट हिली एरियाज। Hilly areas. तो ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट H5 आएगी ना इसके बाद हमारी हेडिंग, और इसमें अब हम गेम्स के बारे में लिख लेते हैं। और Yes, ma'am. H5 के बाद P का टैग आएगा हमारा और इनकी हॉबी लिख लेंगे। और H5 के बाद लास्ट हेडिंग हमारी H7 होती है, H6 होती है। गुड। और इसमें हम अपनी क्या ऐड करते थे? हॉबी ऐड करते थे। H6. गुड Last. गुड। चलें जी, एक और P का टैग। अब यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं किसी और। जी सदाम हुसैन, आप बताएं बच्चे। जी, I like to play football. ओके। सदाम ने अब सदाम फुटबॉल पसंद करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सदाम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। पूछिएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? अच्छा बच्चों, आप लोग रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे आइडिया होगा ना आप लोगों को क्या है, किस तरह बोल रहे हो। जी तुबा, आप Ma'am, बताएंगे। आपकी Ma'am, my ये hobby H6 is आखिरी writing हेडिंग a है. story. In my free time, I'm writing a story. सॉरी आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। To write a story. In my free time, my hobby is to write a story. ओके, यू लाइक टू राइट अ स्टोरी। ओके ओके गुड। Yeah. तानिया लाइक्स टू राइट अ स्टोरी। Ma'am, Tuba. तुबा ओके Yes. Thank you. नो प्रॉब्लम। तुबा लाइक्स टू राइट स्टोरी। अच्छा जी, लाइव हमने किया हुआ है और अभी हमने देखा है कि बटन बनाने के लिए कौन सा टैग होता है हमारे पास। बटन के टैग की स्पेलिंग क्या है? BUTTON। BUTTON. एग्जैक्टली, BUTTON बटन का टैग है और इसमें हम लिख रहे हैं एक्सप्लोर करें ना स्टूडेंट्स की हॉबीज़ को, तो एक्सप्लोरिंग का टैग ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आउटपुट विजिबल होगी जी पेज पे? 6 हेडिंग्स होंगी, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और हर हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ होगा जिसकी सेम विड्थ और हाइट होगी। एक बटन होगा जो एक्सप्लोरिंग के नाम से होगा। यहाँ पे जाए और ये कुछ आप लोगों के पास काम है। सबसे पहले हमने गेम्स की H1 की ग्रेटेस्ट हेडिंग, फिर ये H2, और ये हमारे पास कौन सा टैग है? ये सारे के सारे पैराग्राफ टैग हैं और लास्ट पे आपका बटन। तो ये है डायरेक्टली आपको समझ आई किस तरह इनकी एक्सप्लोरिंग वर्किंग हो रही है। अब क्लियर है सबको? और आप मल्टीपल टाइम्स एक हेडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम पैराग्राफ को भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि अभी यहाँ पे मैंने इतना सा काम लिखा है, अब मैं कुछ इसको रिमूव कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ जो एक मेरे पास हेडिंग है H1 की हेडिंग होगी, और वी आर लर्निंग, क्या हम पढ़ रहे हैं जी? HTML। ठीक है, अब मुझे HTML के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, डमी टेक्स्ट आपको समझाने के लिए, मतलब आगे जाके मैंने ऐसा काम करना है कि मेरी वेबसाइट पे, क्योंकि मैं एक लर्निंग प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो मुझे कंटेंट से कोई गर्ज नहीं है, मुझे जस्ट ये देखने के पैराग्राफ के टैग्स ऐड हैं कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना P का टैग लिख रही हूँ। अब उसके बाद मुझे इतना टेक्स्ट लिखूँ मुझसे कुछ सोच के, तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रही क्योंकि लर्निंग प्रोजेक्ट है। तो हमारे पास अगर हम डमी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, लोरम के नाम से कीवर्ड होता है। आप लोरम करके 10 वर्ड्स लिखिए, जितने वर्ड्स आप लिखना चाह रहे हैं आप एंटर प्रेस करें, उतने वर्ड्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है,
लॉरम करके 10 लिखा है, 10 वर्ड्स आ गए, आप लोग 1000 लिखेंगे तो 1000 वर्ड आ जाएंगे, 2000 लिखेंगे तो 2000 वर्ड आ जाएंगे। ये आपके पास एक डमी टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करता है, कुछ ये 200 वर्ड्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने 200 वर्ड्स लिखे हैं तो एक इशू आ गया आपके पास, अगर आपने स्टार्टिंग में देखना ना पी का टैग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इसको स्क्रॉल लेफ्ट करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया है, ठीक है। आपको दोबारा देखना है कि पी का टैग क्लोज हो रहा है कि नहीं, फिर आपको दोबारा लेफ्ट पे राइट पे करना पड़ेगा, स्टार्ट पे जाना है तो लेफ्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं अपनी एक शॉर्टकट की हेल्प से, Alt+Z आपके कीबोर्ड से। अब आपका सारे का सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में आएगा, और जो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा था जो लेफ्ट टू राइट के लिए था वो रिमूव हो गया, अब बस अप और डाउन का एक स्क्रॉल बार आ रहा है। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों ने अपना एक टेक्स्ट ऐड कर लिया जो कि डमी टेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ लॉरम कीवर्ड। ये ग्रीक वर्ड होता है हमारे पास, इसमें ग्रीक लैंग्वेज में जो है ना, लैटिन लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बस ये लॉरम टेक्स्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? और आप लोगों ने टेक्स्ट को रैप कैसे करना है, अभी जो मैंने बताया ये हॉरिजॉन्टल और स्क्रॉल पर आया, इसको कैसे रैप करते हैं, ALT की कीबोर्ड पे आपकी की होती है वो, और साथ में आपकी Z की होती है, जो इन दोनों को इकट्ठे दबा के रखना है तो आपका टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको दोबारा दबाऊंगी तो अनरैप हो जाएगा टेक्स्ट, दोबारा से वो उस तरह लेफ्ट पहुंच जाएगा और स्क्रॉल बार आ जाएगा। Alt+Z को दोबारा इकट्ठे दबाया तो आपका टेक्स्ट अनरैप, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इतना काम क्लियर हो गया तो आगे मूव करते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास किस तरह रैप करते हैं टेक्स्ट, ये कुछ वो सब चीज़ें देख ली। आप लोगों को पता है कि मैंने आपको कुछ रूल्स दिखवाए थे, क्या रूल्स थे HTML के जो मैंने रूल्स दिखवाए थे आप लोगों को? ठीक हो गया, एग्जैक्टली ये कुछ रूल्स दिखवाए थे। जब हमने रूल्स लिखे थे विदाउट एनी टैग, किसी टैग भी नहीं लिखे थे, जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में रूल लिखे थे, तो ये आपके पेज पे एज इट इज़ अपीयर हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने तो रूल्स लिखे थे कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ H1 इज़ द स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, इज़ द ग्रेटेस्ट हेडिंग, H1 इज़ द ग्रेटेस्ट हेडिंग। ये चीज़ अगर मैं लिखना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, लेकिन मुझे यहाँ पे विजिबल है इस तरह। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे कोड में वो चीज़ मुझे विजिबल हो, मेरे यूज़र को वो चीज़ विजिबल ना हो, बस मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ कमेंट्स, बिकॉज कमेंट्स जो हैं हमारे कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि अकेला फ्रंट एंड भी कर ले, बैक एंड भी कर ले, फुल स्टैक कर ले। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो ना, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ये काम होता है कि फ्रंट एंड कोई करता है, बैक एंड कोई पर्सन करता है, और उसकी डिज़ाइनिंग UI UX कोई करता है। तो इस तरह का अगर आपने काम किया हुआ, बैक एंड में आपने कुछ लिखा हुआ या फ्रंट एंड में आपने कुछ लिखा हुआ जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आप खुद बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कमेंट ऐड करते हैं ताकि आपके बैक एंड डेवलपर को आइडिया हो जाए, ठीक है ये इस तरह का कमेंट्स है। तो कमेंट्स का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आप अपने कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। कमेंट्स ऐड कैसे करना है, आपने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, आपकी वो लाइन कमेंट आउट हो जाएगी। फॉरवर्ड स्लैश कौन सी, ये वाली स्लैश, ठीक है। अभी Alt और Z के थ्रू रैप किया था, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दोनों को इकट्ठे दबा के रखेंगे तो आपके पास कमेंटेड हो जाएगा उस लाइन में। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी ना H1 इज़ द ग्रेटेस्ट हेडिंग, कुछ ये वाला काम, H1 इज़ द ग्रेटेस्ट हेडिंग। तो अब ये वाली चीज़ आपके इस पेज पे, आपके ब्राउज़र पे विजिबल नहीं हो। क्लियर है? किस तरह ऐड करते हैं कमेंट को? कंट्रोल मैम प्लस फॉरवर्ड स्लैश, एग्जैक्टली, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश। और रिस्पॉन्स कौन कर रहे हैं हमारे पास? शारिक रिस्पॉन्स करे हैं, बाकी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्स करें। ओके जी, यहाँ पे हमने हेडिंग ऐड कर दी, ये भी देख लिया कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, अपने पैराग्राफ्स किस तरह डमी टेक्स्ट लेके आ जाता है और बटन कैसे लेके आ जाता है। अब आज का काम है हमारा स्टाइलिंग्स पे काम करना। तो H1 की हेडिंग है, CSS में मेजर स्टाइलिंग हमारी होती है, लेकिन कुछ स्टाइलिंग जो है ना हम अपने HTML में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का 5 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 5th वर्जन, जो कि एडवांस वर्जन है। हो सकता है कि एट द एंड ऑफ ईयर या नेक्स्ट ईयर में HTML6 भी आ जाए, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने स्टाइलिंग टैग्स HTML5 में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। कौन सा पहला स्टाइलिंग टैग है हमारे पास, हम देखने लगे हैं U के नाम से एक टैग जो कि है अंडरलाइन का। इसके ऊपर कमेंट ऐड कर रही हूँ मैं, ठीक है। U स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन एक अंडरलाइन का टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। अब मैं इस U के टैग, U सिंगल टैग है क्लोजिंग टैग है इसका, इनका क्लोजिंग टैग है मैम, Closing tag. क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग भी ओके। Closing tag. दिस इज एन अंडरलाइन टैग,
ठीक हो गया जी। ये एक अंडरलाइन टैग है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये दिखेगा कैसे जाके हमारे पेज पे। यहाँ पे जाएं आप और देखें आपके उस टैग के नीचे एक अंडरलाइन आ गया जो आपने यूएल के टैग, ठीक है। यू के टैग में आपने जो भी काम लिखा है उसके नीचे क्या एक अंडरलाइन अपीयर हो गई है। ये आपका एक स्टाइलिंग टैग आ गया। उसके बाद हम अपना एक और टैग देखने लगे हैं, बी का टैग विच इज़ नोन एज बोल्ड टैग। यहाँ पे जाएं, एंटर प्रेस करते हैं और अपना कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखते हैं बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड टैग। बोल्ड टैग में अब लिख रही हूँ दिस इज बोल्ड टैग, कुछ ये का ठीक हो गया। अब दिस इज बोल्ड टैग लिखा है तो वो देखें बोल्ड टैग किस तरह पेयर है, कुछ इस तरह से पेयर है। क्लियर है? Bold. बोल्ड हो गया, वो थोड़ा सा हाई, जैसे आपकी ये हेडिंग थोड़ी सी डार्क हुई है, बोल्ड हुई है, वैसे ही आपका टैग भी बोल्ड हो गया। ये कौन सा टैग है जी? अंडरलाइन टैग। Underline. while this one is bold tag. First Bold one is tag. underline and the next one is bold one. उसके बाद जो हमारा थर्ड टैग है उसको हम डिस्कस करने लगे। अभी हमने दो टैग देखे, बोल्ड का और यूएल का। अब देखने लगे हैं जी हम स्ट्रॉन्ग का टैग। एस लिखा, एंटर प्रेस किया, अब दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, कुछ ये यहाँ पे जाएं और देखें दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। क्या काम हुआ है? सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग का टैग नहीं है, स्ट्राइक का टैग है। इसके ऊपर एस का टैग जो है स्ट्राइक का टैग होता है, एस इक्वल्स टू स्ट्राइक। ये स्ट्राइक का टैग आपके पास क्या काम करता है जी? आपके जो टेक्स्ट है इसके ऊपर एक लाइन कट कर देता है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट आपका कट से शो कराता है कि ये लाइन आपके पास अब अवेलेबल नहीं है। सही हो गया जी। स्ट्राइक का टैग है। इसी तरह आपके पास एक और टैग है डेल के नाम से, दिस इज डेल टैग, ठीक हो गया। अब ये डेल का टैग क्या करे और स्ट्राइक का टैग क्या करे, दोनों का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल एंड स्ट्राइक टैग? और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग की बजाय ना स्ट्राइक लिख रही थी, पहले मैंने स्ट्राइक टैग बनाया। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? मैं थोड़ा जूम कर दूँ, आप देखें इन दोनों लाइंस के अंदर क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है इसके? नहीं, इतना फर्क तो लग तो नहीं रहा है इसका। इनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम, दोनों की दोनों सेम है। स्ट्रॉन्ग का आपका जो स्ट्राइक का टैग है ना, ये एस इक्वल्स टू स्ट्राइक है, ठीक है। ये स्ट्राइक का टैग और आपका जो डेल का टैग है ये दोनों सेम है, दोनों टैग सेम काम करते हैं। आपकी मर्जी, आप अपना एस का टैग यूज़ कर लें या डेल का टैग यूज़ कर लें। अपने माइक, सदाम हुसैन अपना माइक म्यूट कर दें। जाहिद आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा मिस, मैं ये आप कह रही थी कि ये स्टाइलिंग टैग्स हैं, तो ये काइंडली ज़रा कंफर्म कीजिएगा, ये फॉर्मेटिंग टैग नहीं है? फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे पास बेसिकली इस फॉर्म में है। मैंने स्टाइलिंग टैग का मतलब ये नहीं कहा कि हमारे फॉर्म में ये कुछ स्टाइलिंग अप्रोप्रिएट करें, दैट्स व्हाई आई कॉल देम स्टाइलिंग टैग्स। ये स्टाइलिंग टैग इसलिए है कि आपकी जावास्क्रिप्ट का जो सीएसएस का काम है वो आप एचटीएमएल में कर सकते हो इनकी हेल्प से, इसलिए मैंने इनको स्टाइलिंग टैग्स कहा है। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। Yes, ma'am. जाहिद का क्वेश्चन था ना, उनसे पूछ रही हूँ कि उनको क्लियर है ये जो कॉन्फ्लिक्ट था उनको। जी मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया। ओके, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें अभी हम जो काम कर रही है स्टाइलिंग से रिलेटेड है। अंडरलाइन आ जाना, बोल्ड हो जाना किसी चीज़ का, स्ट्राइक थ्रू हो जाना, ये सब स्टाइलिंग में, और ये सारा का सारा काम आप सीएसएस में भी कर सकते हैं। पहले इस तरह का सारा का काम था, सीएसएस पे डिपेंड था, सारे का सारा काम सीएसएस पे डिपेंड था। लेकिन अब आपकी HTML5 में उन्होंने कह दिया, टैग्स इंट्रोड्यूस करवा दिए कि जी आप इनको रहते हुए इस तरह काम कर लो, इन पे थ्रू स्टाइलिंग कर सको। तो ये हमारे पास डेल का टैग जो स्ट्राइक का टैग है, दोनों टैग सेम है, दोनों की वर्किंग हमारे पास सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा टैग यूज़ करना है, कौन सा नहीं। फिर सवाल ये होता है कि अगर हमने इसके ऊपर तो लाइन लगी हुई है, मतलब क्या यूज़ केस हो सकता है इसका, हम इसको यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? ये तो कट हो रहा है, अगर हमें वो चीज़ कट ही करनी है तो हम उसको दिखा क्यों रहे हैं? डिलीट करिए तो हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्या समझ आती है आपको, कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको? मैम मेनली से डिस्काउंट ऑफर्स में यूज किया जाता है वेबसाइट्स में ना, प्राइसेस को शो करने के लिए। ठीक है, एक ये यूज़ केस हो सकता है हमारे पास। इसके अलावा हाँ, साथ में मैडम ये होता है कि जब आप गूगल से कोई भी मतलब कीवर्ड सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें फिर वो पॉइंट आउट करता है कि ये वाले कीवर्ड्स मिसिंग हैं रिजल्ट्स में। ठीक है, ये भी आप ऑप्शन कर सकते हो। और इसके अलावा
वार्निंग के लिए भी कर सकते हो। लेकिन आप देखें आप लोगों के पास इसका यूज़ केस अगर बहुत बेसिक यूज़ केस बात की जाए तो कुछ ये वाला काम है। अभी हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, HTML5 यूज़ करें। 5 इससे पहले कौन सा वर्जन था, 4 था। हमने अपने यूज़र को बताना है कि अभी कोई पुराना यूज़र है उसको बताना है, एज्यूम करें ना, एज्यूम करें कि असम्पशन है हमारी कि पहले इसका HTML4 का वर्जन था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल के टैग में, स्ट्राइक के टैग में कि HTML4 का जो वर्जन है ना हमारे पास अब वो नहीं रहा, उसकी बजाय हम यूज़ करें कौन सा अपना HTML5 का वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे HTML5 कुछ ये का। अब इसका मकसद क्या होगा कि यूज़र को पता होगा कि HTML4 नामी एक चीज़ थी लेकिन अब वो नहीं अवेलेबल है, तो अब कौन सी चीज़ अवेलेबल है, HTML5 अवेलेबल है। और इसको जो है ना मैं अंडरलाइन में लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। Ctrl+X U का टैग और P, ताकि अब आप लोगों को दिखे कि क्या डिफरेंस दोनों आपके साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग पे इतना कंसंट्रेट ना करें। HTML4 का वर्जन अवेलेबल नहीं है, अब कौन सा वर्जन अवेलेबल है, HTML5 का। ये समझ आया क्या यूज़ केस है इसका? गुड। अब हमारे पास ये दोनों टैग्स भी समझ आ गए, इनका यूज़ केस भी समझ आ गया। अभी तक कितने स्टाइलिंग टैग्स हमारे कवर हो गए हैं? 4 हो गया ना, अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया, स्ट्राइक हो गया, डिलीट का हो गया। अब एक और टैग हम देखने लगे हैं, स्ट्रॉन्ग का टैग, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, उसकी बजाय मैंने स्ट्राइक का टैग समझा दिए। स्ट्रॉन्ग का टैग आपके पास कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें आपने यह लिखना है दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। चलिए जी, अब यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग का टैग ये है और ये है बोल्ड का टैग। दिस इज बोल्ड टैग एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम ये भी एक ही लग रहा है, इसमें इतनी कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा ठीक जो है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। जी, सबको सेम लगते बोल्ड हैं। और स्ट्रॉन्ग में बेसिकली ना एसईओ का फर्क है। जी, अच्छा कौन सर, बता रहे हैं? जी, मैंने ये बताया थोड़ा सा कि एसईओ में स्ट्रॉन्ग का जो है ना टैग वो हेल्प आउट करता है। किस तरह से हेल्प आउट करता है वो, क्या डिफरेंस है इसमें, मतलब एसईओ में क्या चीज़ में हेल्प करेगा ये? बेसिक फंक्शनैलिटी तो आप ही से मिसेज करेंगी डिफाइन, लेकिन मतलब इसका रोल है। अच्छा, मतलब आप एक बेसिक बता रहे हैं कि दोनों का एसईओ में यूज़ होता है, इट्स ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, अभी एसईओ की तरफ हम नहीं जा रहे बिकॉज एसईओ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कोर्स। तो अभी हम इसमें रहते हुए इसका डिस्कस करते हैं। और ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग टैग एंड बोल्ड टैग। इन दोनों के टैग्स के दरमियान डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों टैग्स की लुक एंड फील के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों टैग्स देखने में बिल्कुल सेम है। लेकिन एक डिफरेंस आता है इनकी रीडेबिलिटी में। कुछ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं हमारे पास जो कोड को सुनते हैं, देखते नहीं हैं, ठीक है, कुछ डिवाइस लगा के कोड को सुनते हैं, तो उनके मुताबिक ये जो डिलीट का टैग है ना, क्योंकि ये भी काम बोल्ड करने की, सॉरी स्ट्रॉन्ग का टैग है, ये भी काम बोल्ड कर रहा है और बोल्ड का टैग वो भी काम बोल्ड को कर रहा है, तो अब वो ये बता के आइडेंटिफाई करेंगे ये बी का टैग है जो कि काम को बोल्ड कर रहा है, वाइल ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग है जो कि काम को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग आउट कर रहा है। दोनों टैग्स के नाम से डिफरेंट होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास कोई चीज़ इंपॉर्टेंट करने के लिए होती है तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग का टैग लगा देते हैं, हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट करने के लिए। लेकिन जस्ट आपने कोई चीज़ बोल्ड करके लिखनी है तो उसके लिए आप जस्ट बोल्ड का टैग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक हो गया, इजी है। उसके बाद नेक्स्ट टैग मूव करते हैं। अभी इसको आप थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें, इसको देख लें, उसके बाद नेक्स्ट टैग मूव करते हैं। जी दुआ, आपका क्वेश्चन है? Ma'am, kindly repeat the difference. अच्छा, डिफरेंस बच्चों आप लोग माइक बेतहाशा अनम्यूट कर रहे हैं, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। अच्छा, डिफरेंस इन दोनों के दरमियान ये है कि आपका स्ट्रॉन्ग का टैग जो है और बोल्ड का टैग है, ये बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए होता है जिनको दिखता नहीं है सही से, तो वो कोड को रीड करते हैं, उस टाइम पे इनके डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, कि ये स्ट्रॉन्ग का टैग और बोल्ड का टैग। और दूसरी चीज़ ये कि स्ट्रॉन्ग का टैग आपकी किसी चीज़ को हाईलाइटेड शो करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है कि ये चीज़ जो आपकी हाईलाइटेड है इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। और आपका जो बोल्ड का टैग है, जस्ट आपने वो चीज़ बोल्ड करके लिखनी है तो उसके लिए आप बोल्ड का टैग यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट टैग हमारे पास आता है EM के टैग से। EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस टैग। तो यहाँ पे इसका भी कमेंट ऐड करें, EM इक्वल्स टू एम्फेसिस, कुछ ये का। EM के टैग में मैं लिख रही हूँ दिस इज एन एम्फेसिस टैग। जोर करना। अब देखें ये आपके पास एम्फेसिस टैग का रोल किस तरह होगा, ये आपके पास है जी एम्फेसिस टैग का रोल, दिख रहा है आपको। सिंपल पी का टैग भी एक रोल ऊपर रखते हैं ताकि आप लोगों को उसका डिफरेंस भी साथ में दिखे कि पी का टैग का क्या काम है। पी का टैग लॉरम करके हमने देखा 3 वर्ड्स का डाटा, आप डमी डाटा ऐड कर सकते हैं।
और लोअरम करके आप सिर्फ अपने पैराग्राफ के टैग में ऐड नहीं कर सकते, किसी भी टैग में डोमिनेटर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास पी का टैग है, दिस इज़ एन अंडरलाइन टैग, बोल्ड टैग, स्ट्राइक टैग, डिलीट टैग, फिर स्ट्रॉन्ग टैग, और ये कौन सा टैग है, एम्फेसिस टैग। वैसे ही उर्दू में इसका मतलब होता है जोर देना किसी चीज़ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट राइटिंग स्टाइल चेंज किया होता है कुछ इस तरह से, एम्फेसाइड किया होता है इसको। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास मजीद अब ये कितने टैग्स हो गए हैं, 6 हो गए। इन 6 टैग्स की वर्किंग मुझे बता दें ताकि अगले टैग्स पे हम वर्क कर सकें। यू यूज होते हैं अंडरलाइन के लिए, और नेक्स्ट उसके बाद बी बोल्ड के लिए यूज होता है, स्पेलिंग बोल्ड करने के लिए, ठीक है, और उसके अलावा जो एस है वो एक स्ट्राइक के लिए, और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग आपने बताया कि स्ट्रॉन्ग किस लिए यूज होता है, ठीक है। और एक डेल का टैग है, वो तो डेल का मतलब मीन्स कुछ डिलीट है, स्ट्राइक और डेल का सेम मतलब है, ठीक है। और उसके अलावा अभी आपने ईएम का बताया, वो स्लाइडिंग के लिए थोड़ा आ जाता है, और स्ट्रॉन्ग का टैग बताया वो किस लिए आ जाता है, स्ट्रॉन्ग का मार्केट इम्पोर्टेंट चीज। गुड, वेरी गुड। उसके बाद एक और टैग आता है जी हमारे पास, मार्क के नाम से एक टैग होता है हमारे पास कुछ इस तरह से, MARK। एंटर प्रेस करें, ये M आएगा स्टार्टिंग में, A नहीं आएगा, MARK। दिस इज मार्क टैग। इसकी वर्किंग आप लोग मुझे बताएंगे कि मार्क टैग की क्या वर्किंग विजिबल हुई है। हाईलाइट हो गया, एग्जैक्टली। मार्क टैग में रहते हुए आप हाईलाइट भी कर सकते हैं किसी टैग को, देखिए बैक, लेकिन इसका कलर अभी आप चेंज नहीं करेंगे, कलर हम CSS में जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब आपको कोई टेक्स्ट हाईलाइट हो गया मार्क टैग की हेल्प से, उसके बैकग्राउंड पे एक स्पेसिफिक सा कलर आ गया जो कि कौन सा कलर है, येलो कलर है हमारे पास। तो इस टैग की हेल्प से आप इस तरह काम कर सकते हैं, डिफरेंट काम वर्किंग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ, नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जो कि आगे जाके हमने बहुत डिटेल में समझना है। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, कैप्चर कर लो, या लिख लिया है, किसी तरह भी आपको ये कोड चाहिए, क्योंकि मैं कोड प्रोवाइड नहीं करूँगी, आप लोग खुद से लिखेंगे कोड। डन, ओके। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं ये चीज़ बता रही थी, नेस्टिंग का मतलब क्या होता है। नेस्टिंग का मतलब होता है एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को ऐड कर देना, इस्तेमाल करना। जैसे कि एक टैग है हमारे पास पी का टैग, इसके अंदर मैं एक और पी का टैग ऐड कर दूँ, ठीक है, फिर इसके अंदर एक और पी का टैग ऐड कर दूँ। अब क्या है, सबसे पहले ये टैग है पी का, फिर कौन सा है, ये वाला टैग है, फिर ये वाला टैग है। सबसे पहले ये टैग आ गया, उसके बाद ये टैग आ गया, उसके बाद ये टैग आ गया। ये 3 किस्म के टैग्स हमारे पास आ गए हैं, पैराग्राफ के टैग्स। उसके अंदर फिर मैं एक और पी का टैग ऐड कर दूँ, मतलब मैं यूज़ कर सकती हूँ एक टैग के अंदर दूसरा टैग, फिर दूसरा टैग, तीसरा टैग। ये होता है हमारे पास टैग्स की नेस्टिंग। तो अब मैं यही काम करने लगी हूँ जी, अपनी स्टाइलिंग टैग्स हमने पढ़े हैं, आप लोग मुझे बताएंगे कौन से स्टाइलिंग टैग पढ़े हैं, उसको मैं नेस्ट करूँगी। सबसे पहले पी का टैग विच इज़ पैराग्राफ टैग, इसके अंदर मैं ऐड करी दूसरा टैग। अब कौन सा टैग ऐड करना है हमने, पहले कोई भी टैग बता सकते हैं आप। अंडरलाइन का करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, दिस इज अंडरलाइन, दिस इज एन अंडरलाइन टैग, ठीक हो गया जी। अब अंडरलाइन टैग कर दे यहाँ पे। उसके बाद अब मैं नेस्ट करना चाह रही हूँ पी के टैग में एक और टैग। मैं इस क्लोजिंग टैग से बाहर नहीं जाऊँगी, मैं इस क्लोजिंग टैग के अंदर ही रहते हुए नेस्टिंग करूँगी कुछ इस तरह से। यू के टैग के बाद कौन सा टैग है जी हमारे पास, बी का टैग। बी का टैग हो गया यहाँ पे, दिस इज बॉल टैग, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी आउटपुट ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है। ये अंडरलाइन का टैग और ये बोल्ड का टैग, लेकिन पहले काम दोनों के आउटपुट सेम है ना, जैसे पहले किया था। अब मैंने ये काम किया कि इसका एक पेरेंट बना दिए, ये इसका पेरेंट बन गया है, ठीक है। ये पेरेंट वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपकी जावास्क्रिप्ट में, आपकी रिएक्ट में, आपके जाके बैकएंड में, आपके आगे CSS में, तो बहुत ही बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेरेंट बनाने का। आप लोग अपने टैग्स का एक पेरेंट बना के उस पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये पहला टैग हमारे पास कौन सा आ गया, यू अंडरलाइन का, बी बोल्ड का। अब मैं ये भी कर सकती हूँ, बोल्ड के टैग के अंदर भी दूसरे टैग्स को नेस्ट कर सकती हूँ कुछ ये। अब हमारे पास कौन सा एम्फेसिस का टैग था ना, एक EM का टैग, तो इसको बोल्ड के टैग के अंदर ऐड करेंगे, दिस इज एन एम्फेसिस टैग, कुछ ये वाला काम, दिस इज एन एम्फेसिस टैग, ये हमने ऐड किया है बोल्ड के टैग के अंदर। अब देखिए वो बोल्ड उसका पेरेंट है, तो पेरेंट वाला टैग वो बोल्ड भी हो गया और वो एम्फेसाइज भी हो गया है,
सही है। अब बोल्ड के टैग एम्फेसिस के टैग के अंदर मैं दोबारा ऐड कर रही हूँ अपना एक और टैग। कौन सा टैग ऐड करें हम? स्ट्राइक का कर लेते हैं। एस के नाम से हमारा स्ट्राइक का टैग है, दिस इज स्ट्राइक टैग कुछ ये। अब यहाँ पे जाएं और देखिए ये जो स्ट्राइक का टैग है वो बोल्ड भी है, इम्फेज आउट भी है और स्ट्राइक भी हो गया है। क्यों बोल्ड है? क्योंकि हमने इम्फेसिस को ऐड किया हुआ था बोल्ड के अंदर, तो बोल्ड की जो बोल्डनेस थी वो इम्फेसिस के पास भी चली गई। उसके बाद इम्फेसिस की जो वो कर्विस थी, जो कर्व हुआ था वो स्ट्राइक के पास भी चली गई और स्ट्राइक की अपनी प्रॉपर्टी थी वो भी अप्लाई होगी। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास नेस्टिंग का। एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ करना, और जब हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज़ करते हैं, जो उससे ऊपर वाला अबव लेवल का टैग होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को दूसरा टैग यूज़ करता है। जैसे पेरेंट्स, इसको आपका आगे जो कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों के पास अगर आप एग्जांपल करें रियल टाइम की, तो आपके पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आप में अडॉप्टेड हैं। लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पेरेंट्स की आइज़ ग्रे होती है तो आगे से उनकी आइज़ भी ग्रे होती है, ठीक है, या आपकी हेयर कलर चेंज होते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो आपको जेनेटिक्स में मिलती हैं आपके पेरेंट्स की तरफ से, वो इनहेरिट होकर आती हैं। अब इसका पेरेंट क्या है? एस के टैग का पेरेंट क्या है? स्ट्राइक का इम्फेसिस टैग है। एस के टैग का पेरेंट है इम्फेसिस टैग। फिर इम्फेसिस टैग का पेरेंट है बोल्ड टैग। तो ये जो बोल्ड की प्रॉपर्टी है वो इम्फेसिस को मिलेगी, इम्फेसिस की प्रॉपर्टी वो स्ट्राइक को मिलेगी। और यहाँ पे आप देखिए ये आपके पास अंडरलाइन शो हो रहे हैं, कुछ ये वाला अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये खरेडी की बता रहे हैं आपको कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग नेस्ट है। प्रीटियर की हेल्प से हमने ये काम किया है। सही है, ईजी है यहाँ तक। जी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएं क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें अभी। बिल्कुल क्लियर है। ओके ठीक है, अब मज़ीद थोड़े से स्टाइल। मैम जब आप बोलते हैं तो प्लीज अपना थोड़ा सा वो आराम से जरा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा लाउड आराम से बोल दूँगी। अच्छा ये मुझे बताएं, आप क्लियर है? मसला तो नहीं हुआ समझने में? जी जी क्लियर है। ओके चलें जी, अब दोबारा चलते हैं अपने स्टाइलिंग टैग्स पे मज़ीद मूव करते हैं। पी के टैग के बाद हमारे पास एक और टैग आता है सब के नाम से, विच इज़ नोन एज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कुछ ये सबस्क्रिप्ट के टैग में मैं कुछ लिख रही हूँ। आप इससे पहले मैं एक पी का टैग सबस्क्रिप्ट को नेस्ट करी हूँ पैराग्राफ के टैग में, मतलब पी एक पेरेंट बना लूँ सबका, ठीक है जी। पी के टैग में मैंने नेस्ट कर दिया सबस्क्रिप्ट का टैग। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए और सबस्क्रिप्ट के टैग में मैं लिख रही हूँ 2। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पेज में क्या विजिबल है? 2 किस तरह विजिबल है? बेस में के पावर में? बेस में। जो चीज़ नीचे है ना, देखिए ए के बाद लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2। तो अगर आपने बेस में कोई चीज़ लिखनी है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपना सबस्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको नेस्ट किया है, पी का टैग पेरेंट बनाया है और उसके अंदर सबस्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने 2 लिखा है जो कि नेस्ट हो गया। तो 2 कहाँ पे आ गया? बेस में आ गया। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ बेस में ऐड करनी है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मैथमेटिकल फार्मूलाज आपने देखे होंगे, बेस और पावर में होता है। केमिस्ट्री में इक्वेशन ड्राइव करते वक्त तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बनाई जा सकती हैं आपकी। ए आपके पास 2 इस तरह आ गया, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं H2O, वाटर का जो फॉर्मूला है हमारे पास। 2 बेस में होता है, हाइड्रोजन साइड पे होता है कैपिटल में, और ऑक्सीजन भी आपके पास इस तरह होता है कुछ ही। अब भी आपके पास प्रॉपर एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, H साइड पे 2 बेस में और O आपके पास इस तरह। लिखना आपने कैसे है इसको मैं दोबारा बता देती हूँ। पहले हम एक पैराग्राफ का टैग स्टार्ट करें, पी का टैग स्टार्ट किया, इसमें मैं लिख रही हूँ H, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना कौन सा टैग? सबका टैग स्टार्ट किया। इसमें हमें क्या चीज़ बेस में जो लिखनी है वो लिखना है, हमें बेस में 2 लिखना है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी। अब उसके बाद इस सब के टैग को क्लोज हो रहा है, उसके बाद आपने कोई काम करना है यहाँ पे, तो ओ लिखना है। अब ये साइड पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओ और देखो H2O आ गया, मैंने स्पेस ऐड किया ना इसके दरमियान, ये देखो ये स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, ये सही है। अगर आप स्पेस रिमूव कर दोगे, मैंने इसलिए किया कि आपको उसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप स्पेस रिमूव कर दोगे तो ये कुछ इस तरह से एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हो गया जी आपके पास सबस्क्रिप्ट का टैग, जिसमें आप कोई भी चीज़ बेस में लिखोगे तो वो इस तरह आएगी। फिर आपके पास आता है सुपरस्क्रिप्ट का टैग, तो यहाँ पे आप पी का टैग लिखोगे। इसको मैं एक बार जो है ना ऊपर पहले कमेंट ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ना ज़रा समझ आ जाए। अभी हमने सबस्क्रिप्ट किया, अब हम करने लगे हैं सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट का काम करता है, इसको पहले हम लिखते हैं SUP, ताकि आप लोग मुझे बताएंगे सुपरस्क्रिप्ट में जो मैंने काम लिखा है वो क्या काम कर रहा है। इसको भी नेस्ट कर दूँ पी के टैग में, ईजी हो जाएगा, ज़रा समझ आ जाएगा अच्छे से। पी के टैग में हम लिख रहे हैं जी A, और फिर मैं सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर रही हूँ, इसमें लिख रही हूँ 2।
आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या विजिबल है, कहाँ पे विजिबल है? पावर में, एग्जैक्टली। तो अगर आपने कोई चीज़ पावर में लिखनी है तो उसके लिए आपके पास कौन सा टैग है? सुपरस्क्रिप्ट का। जब आप सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो वो कहाँ आएगा? बेस में। लेकिन अगर आप सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा? पावर में आएगा। तो ये वाला काम कुछ हो गया, आपने सबके टैग को 2 लिखा, वो पावर में आ गया। प्रॉपर फार्मूला बना सकते हैं इसमें, a² + b। तो मुझे प्लस पावर में चाहिए, बेस में कहीं नहीं चाहिए, मुझे सिंपल लाइन पे चाहिए, मैं ऐसे लिख दूँगी। प्लस b भी मुझे ऐसे चाहिए, इसको ऐसे लिख दिया। a² + b का स्क्वायर मुझे कहाँ चाहिए? पावर में चाहिए। तो किस टैग को लिखेंगे? sup टैग को लिखेंगे, sup। कुछ ये टैग हो गया इस तरह से। अब मुझे पावर में चाहिए 2, तो फिर इसको दोबारा 2 लिख देंगे। अब ये प्रॉपर एक फॉर्मूला लुक आ गया, a² + b²। यहाँ पे आप इस तरह अपनी बेस में लिख सकते हो, यहाँ पे आप इस तरह अपनी पावर्स में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टैग। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, आप लोगों के पास कीबोर्ड पे इस तरह की कीज़ नहीं है कि आप पावर और बेस में कुछ ऐड कर सको, लेकिन आपकी जो HTML है उसने ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं आपको कि आप अपने पावर और बेस में कुछ ऐड कर सको। इसका जल्दी से ओवरव्यू कर लें अपने पास स्टाइलिंग टैग्स का, फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन करती हूँ। क्लियर है जी यहाँ तक? ये बस ये बता रहा है कि इस टैग के अंदर ये वाला टैग है, फिर इसके अंदर ये लाइंस इसलिए शो करा रहा है, बस इसका कोई खास रोल नहीं है। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? सही है, एक और टैग देख लेते हैं आज, KBD स्टैंड्स फॉर कीबोर्ड। ये टैग जो है आपके पास कीबोर्ड के लिए होता है, KEYBOARD। आपने देखा कि इम्फेसिस का टैग जो है आपके पास वो किस तरह काम कर रहा है, वो थोड़ा सा उसको कर्व फॉर्म में लेके आ रहा है। तो KBD का टैग किस तरह काम करता है, ये आपको कीबोर्ड की कीज़ की फॉर्म में शो कराता है काम, Ctrl+S। अब मैंने Ctrl+S लिखा है तो आपकी कीबोर्ड की कीज़ की फॉर्म में आ गया। इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका राइटिंग स्टाइल सबसे चेंज है। इसको यूज़ कहाँ पे करना है, इसका यूज़ केस क्या है? आपने किसी यूज़र को बताना हो कि हमारे पास जो है ना सेव करने की की होती है। अगर किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे को बताना है, उसको नहीं पता, तो आप पहले लिखोगे P का टैग, द की टू सेव एनी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट इज़ कौन सी है जी? हम KBD का टैग उसको लिखेंगे। KBD मीन्स कीबोर्ड, Ctrl+S। अब ये कुछ इस तरह विजिबल होगा हमारे यूज़र को उसके स्क्रीन पे। द की टू सेव एनी डॉक्यूमेंट इज़ Ctrl+S। ये Ctrl+S आपके पास क्या हो गया? स्टाइल चेंज हो गया, कीबोर्ड स्टाइल जिस तरह आपके कीबोर्ड पे लिखा हुआ है CTRL, उस तरह यहाँ पे लिखा गया है। तो KBD जो है कीबोर्ड की होती है जो शो करता है कि आपने कीबोर्ड की वर्किंग इस पर की है। और इसके स्पेलिंग जो हम चेंज कर लो, आप लोग ये भी कर सकते हो, उसको फिर नेक्स्ट कर दो किसी टैग में KBD को, एक और टैग में। कैसे भला? U के टैग में अंडरलाइन भी आ जाए उसके नीचे इस तरह, ठीक है? इस तरह जाएँ, यहाँ पे देखें, अब ये इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई है। मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले P का टैग स्टार्ट किया ताकि आप ये चीज़ लिख सको, ठीक है? उसके अंदर आपने नेक्स्ट किया U का टैग, U स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन किसका पेरेंट बनाया? KBD का। तो KBD के टैग का एक पेरेंट है जो कि U का टैग है, और U के टैग की प्रॉपर्टी होती है कि वो अंडरलाइन शो कराता है। इसलिए मैंने कहा कि KBD के टैग तो वो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड का स्टाइल हो जाएगा, लेकिन U का टैग क्या करेगा? अंडरलाइन भी शो करा दे। ठीक हो? आपको समझ नहीं आ रहा? आगे समझ देख लें, इसकी वर्किंग देख लें, कुछ ये इसकी अंडरलाइन भी आ गई है। क्लियर है आज का टॉपिक?